बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, जो गुलाब का फूल लिए हैं और जो गुलाब का फूल नहीं लिए हैं, दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आई लव यू, आई लव यू, लव यू। मैं, हाँ जी, मेरी जान, तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहे थे हम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये इश्क, ये मोहब्बत, ये रोमांस, ये जीवन में जो रसधार है बना रहे। वैसे भी ये हिंदी माह के कैलेंडर के हिसाब से ये फागुन का महीना है, और मैंने परसों नरसों ये बोला था, ये शायद कल बोला था, कि हमने तो अपने सारे कलर जो हैं होली के लिए बचा के रंग रखे हैं, उस दिन काम आएंगे वो। क्या नाम है सर आपका? एसके मिश्रा। मिश्रा जी कहाँ से रहने वाले हैं? मैं बिहार का हूँ। बिहार में कहाँ के? लखीसराय। लखीसराय का। लखीसराय के, मैं लखीसराय वाले बैठे हुए सामने। आज लखीसराय में मैं शो करने गया था साहब, बड़ा जबरदस्त जगह है लखीसराय। वो कौन सा कॉलेज है उसके मैदान में मैं गया था। वो कौन सा कॉलेज है भैया? के हाई स्कूल। अब पूरा भरा हुआ था। क्या बात है। आप कहां से आई? वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल दिखे। ओए क्या नाचे ना आपने? एक्चुअली मैं बिहार की हूँ, बट मैं बंगाल में। मैं बंगाल में नहीं पैदा हुआ, मैं तो पैदा हुआ उत्तर प्रदेश में, लेकिन बंगला मैंने थोड़ी एक चेष्टा करते करते, हाँ सीख गया। मैं सीख गया कि चेष्टा करते बोलना सीख गया। और हर आदमी को एक दो लैंग्वेजेस थोड़ी कोशिश करके बोलते रहना चाहिए। और आप कहां से आई? गांधीनगर दिल्ली से। गांधीनगर दिल्ली से, बहुत अच्छी बात है। यूपी के हैं सर। अब यूपी के रहने वाले हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कर रही हो तुम? मैं जर्नलिज्म। जर्नलिज्म, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, करो, बहुत बढ़िया बात है। और उधर भाई पीछे खड़े, और भाई कैसे हैं आप? फाइन। बढ़िया। क्या नाम है आपका? जावेद। जावेद भाई आज कहाँ निकल पड़े इधर? बस से घूमने आए। हाँ घूमने आए। देखो चकाचौंध देखो, अपनी रोशनी देखो। और भाई साहब आप? आदित्य, हिमाचल से। हिमाचल में कहाँ से? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। कांगड़ा से, क्या बात है, कांगड़ा से हैं। क्या नाम है आपका? आदित्य। तो आदित्य कुछ कहना चाहते हैं आप? कुछ भी बोलना चाहे, वो यू आर फ्री टू स्पीक। आप कुछ भी बोलना चाहें, मैं आपकी बात का स्वागत करूंगा। मैं आता हूं आपके पास जी। ऐसा स्पेसिफिक तो कुछ नहीं है सर। अरे आज तो इतना दिन है, किसी से भी पूछ लो सब बता देंगे। उस पे ना बोलो तो कुछ भी बोलो, खड़े रहो चुपचाप। मारूं कान के नीचे, बजा दूंगा अभी 2 मिनट में जी। अपने जीवन पे मोटिवेटेड रहिए, जो आप करना चाहते हैं उसको अचीव कीजिए। कितना अच्छा बोला आपने, मोटिवेटेड रहिए। जो जीवन में अचीव करना चाहते हैं उस पर पूरा ध्येय, उस पर पूरा दिमाग, पूरा फोकस रखिए। हाँ जी सर, मैं कानपुर से आया हूँ। कानपुर से आए, मसाला छोड़ दीजिए। ये बिल्कुल मसाला ठीक नहीं है, मुंह में जो चले हैं वो बोलने नहीं, बिल्कुल मसाला छोड़िए। फाइन हूँ मैं। आप मेरे चाहे फाइन हो चाहे ना हो, ये मसाला छोड़िए। ठीक है, आपकी बात पे छोड़ देंगे। हाँ मेरी बात पे तो बहुत सारे लोग, दुनिया नहीं, मसाला छोड़िए। कानपुर के हैं, मसाला छोड़ दीजिए। मैं आपके साथ सेल्फी खिंचाऊंगा। बहुत अच्छा। हाँ जी। फ्रॉम पंजाब। पंजाब से कहाँ से है बाजी? मलेरकोटला। क्या बात है, वह मजा आ गया। मलेरकोटला के हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जमील है। जमील भाई, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया। और यूं ही चमकते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कैसे आना हुआ आपका? जी बस वैसे ही घूमने। बहुत अच्छी बात है, आपके पास फुर्सत के क्षण है, मुझे तो मिलते ही नहीं है, क्या करें। कैसे हैं सर? कहाँ से आना हुआ? गाजियाबाद से आई हैं, बहुत अच्छी बात। क्या नाम है आपका? प्रियंका। क्या करती हैं आप? जॉब। बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे लोग आज मौजूद हैं, सेल्फी, कैमरे, तमाम गुलाब, सब बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ बेटा बोलो। आपको इसके लिए गेमिंग करना पड़ेगा। हाँ क्या? गेमिंग। कैसी गेमिंग? कैसी? किसका बच्चा है ये? इंजीनियर बनना पड़ेगा फिर तुम्हें या मुझे? हाँ। मुझे? अरे बेटा मैं तो अब इंजीनियर नहीं बन पाऊंगा, तुम बनो इंजीनियर। लेकिन ये गेमिंग, हाँ तुम्हारा दिमाग गेमिंग में, कंप्यूटर उस पे ज्यादा है, मोबाइल पे। भाई जरा थोड़ा कम करवाइए, ये ठीक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत शुरू करें कि ये, हाँ देखिए आए कहीं बिहार के, उत्तर प्रदेश के आदमी के, बातचीत शुरू करिए सर। ये क्या रोमांस और किसकी बातें कर। और तुम आमिर वहां क्यों खड़े हो? अंदर आओ। हाँ क्या करना है? डांस। काहे का डांस? डांस करना चाहते हैं। डांस काहे का? चुरा के दिल मेरा। खड़े वहां जाओ, बैठे जाओ, जाओ वहां, खड़े जाओ, चुरा के दिल मेरा।
हवा खराब है पूरी की पूरी। आराम से बैठो। हाँ जी, आगे जी 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 जी। आज इनका बर्थडे है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। क्या नाम है सर आपका? मनोज कुमार है। मनोज जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत मंगल कामनाएं। शुभ हो, खूब मंगल हो जीवन में, शतायु हो। बहुत बहुत। क्या करते हैं आप सर? बैंक मैनेजर हूँ। बैंक मैनेजर है। बहुत है। जो आपको धन दे वो सुरक्षित रहे और आप सुरक्षा के सारे मापदंड, सारे उपाय आप करते रहें और स्वयं अपने जीवन में सुरक्षा के सारे मापदंड अपनाएं और जीवन सफल हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम। हाँ जी बोलो बेटा। सर मेरा नाम संदीप पाठक है और आज मेरे माता पिता का 36वीं वर्षगांठ है और उसके साथ कहाँ रहते हैं? सर हम तो गोरखपुर से आए हैं। वो कहाँ रहते हैं माता पिताजी? माता पिताजी यहीं दिल्ली में है, उत्तम नगर में रहते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया उनको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऋषभ तिवारी जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। अंश वत्स जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। चंचल यादव जी समाजवादी पार्टी से आज पक्ष रखने आए हैं, बहुत दिनों बाद आए हैं, पहले आए हैं शो में हमारे। जरा जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। पवन सिंह जी अर्थशास्त्री हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। खड़े हो जाओ भाई। ऐसा क्या है अर्थशास्त्री तो जीवन में, इसी में बहस है पूरी। मैं इसको ठीक कर लीजिए। मैं अर्थशास्त्री बिल्कुल नहीं हूँ। हाँ। मैं अर्थशास्त्र जानता हूँ। फिलोसोफर हैं ये फिलोसोफर हैं। बोले मैं अर्थशास्त्र जानता हूं, मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं। ये विनम्रता है इनकी। लखीसराय के रहने वाले हैं ना। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल लाल जी पत्रकार हैं, अर्थशास्त्री हैं, ये जानते हैं अर्थशास्त्री, ये भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमित श्रीवास्तव जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी जो उत्सुकता है, जो आपकी जो आंखें हैं, वो चमक के यही कह रही कि इस पर बात होनी चाहिए जीवन में। लेकिन बात प्रेम की उतनी नहीं है जितनी परिवार की है। इस समय मैं परिवार पे बात करना चाह रहा हूं। सच में बहुत कई दिनों से सोच रहा हूं और आज अच्छा मौका था कि मैं परिवार पे बात करता। प्रेम के संबंध जो है परिवार में कहां कैसे हैं। 4 लोग रहते हैं, चारों के हाथ में मोबाइल है, एक ही जगह बैठे रहते हैं, सबके पास 10-10 लाख, 1-1 लाख, 10-10 हजार फॉलोअर्स हैं, लेकिन वो जो 4 बैठे हैं उनमें आपस में बातचीत नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है। बिल्कुल सही कह रहा हूं सर, मैं बिल्कुल देख रहा हूं। हाँ जी, मैं महाराष्ट्र से हूँ। हाँ। विजय नाम है मेरा। अरे मोबाइल ने अभी इंसानियत खत्म की है, दोस्ती खत्म की है। पहले हम जब बच्चे थे ना तो साइकिल पर दोस्त को मिलने के लिए 2-2 किलोमीटर जाते थे, पर आज कोई नहीं जा रहा किसी के पास, सब अपने मोबाइल में परेशान है। सर मोबाइल ने नहीं खत्म किया, मैं इसमें थोड़ा सा डिफर करूंगा। मोबाइल ने खत्म नहीं किया। खत्म कहां हुआ है कि हमने एक जानबूझ के वो चीजें की हैं। हमने वो जो बातचीत का जो सिलसिला था ना, वो उसको ऐसे आदत में बना लिया, तब्दील कर लिया कि उसके बगैर मॉर्निंग नहीं होती, उसके बगैर आफ्टरनून नहीं होती। तो बच्चों को ना तो वो चीजें दिखी, वो पहाड़, वो झरने, वो जो चीजें थी वो ना दिखाने का मौका है, और बच्चे भी जो आ रहे हैं सामने वो भी वैसे ही है मामला। तो ये परिवार में जो संबंध है ना वो बड़ा महत्वपूर्ण है। इस पर बातचीत जरूर होनी चाहिए। मुझे लगता है कि जितना खुलकर हम इस पर बात करेंगे आपसी संबंधों पे, कोई दादा दादी नाना नानी की कहानियां सुनना नहीं चाहता। मोबाइल पे पापा के पास टाइम नहीं है, मम्मी के पास भी टाइम नहीं है, तो क्या करती हैं कि एक मोबाइल पकड़ा देते हैं कि इसी में देखो, इसी को देखो। और जो देखा जा रहा है ना उसमें ना तुक है, ना तुकबंदी है, ना रिदम है, ना लय है, ना छंद है। हमने भी कविताएं याद की हैं, पढ़ी हैं बचपन में, आपने भी पढ़ी होंगी, सबने पढ़ी है। वो चीजें मिस हैं, होती जा रही है। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा जो कंटेंट है वही गड़बड़ है, सब बहुत सारा कंटेंट अच्छा है, बहुत अच्छा है इनफैक्ट, लेकिन जो चीज देनी चाहिए वो चीज कहीं मिस हो गई है। बहरहाल बातचीत आज अमेरिकन डील पर है और राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि कैसे झूठ बोलने में माहिर है प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट के लोग। ये मैं बताना चाहता हूं कि बांग्लादेश को अमेरिका में गारमेंट निर्यात पर 0% टैरिफ का फायदा दिया जा रहा है। शर्त बस इतनी है कि वो अमेरिकी कपास आयात करें। भारत के गारमेंट्स पर 18% टैरिफ की घोषणा के बाद जब मैंने संसद में बांग्लादेश को मिल रही खास रियायत पर सवाल उठाया तब मोदी सरकार के मंत्री का जवाब आया कि आखिर यही फायदा हमें भी चाहिए तो अमेरिका से कपास मंगवाना पड़ेगा। इस पर रिएक्शन है जो उस तरफ से कॉमर्स मिनिस्ट्री का आया है। उन्होंने कहा कि आज तक मुझे नहीं समझ में आता कि राहुल गांधी जैसे डैश व्यक्ति को विपक्ष का नेता कैसे नियुक्त कर दिया गया। डैश हमने जानबूझ के बोला, वैसे उसमें जो लिखा है वो डिबेट में मैंने जानबूझ के, क्योंकि जीवन में कटुता
कितनी कम हो। अगर कोई चीज हमारे यहां शास्त्र कहता है कि सच बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा सच ना बोल दो जिससे लड़ाई हो जाए। तो मैं लड़ाई कम करने का पक्षधर हूं, आपस में सौहार्द बढ़ाने का पक्षधर हूं, और इस बात के लिए वो शब्द मैंने गायब किया। लेकिन क्योंकि जर्नलिस्ट हूं, फैक्ट एंड फिगर के साथ बात करना पड़ता, तो डैश बोला है वो आप मतलब समझिए, जो भी मतलब लगाना हो लगाइए। सबसे पहले कांग्रेस को एंड देन द विपक्ष, तो बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। जी प्रतीक जी, अभी आप यहाँ पे सबसे बात कर रहे थे, यहाँ पे आप कह रहे थे कि प्यार में सरेंडर कर देना चाहिए। हाँ जी, आगे आइए। प्यार में सरेंडर करना, जब प्यार में क्या भगवान के सामने भी बगैर सरेंडर किए हुए कोई चीज मिलती नहीं है। जी, लेकिन सरेंडर ऐसा ना हो जैसे मोदी जी अडानी के सामने कर देते, सरेंडर ऐसा ना हो जैसा मोदी जी ट्रंप के सामने कर देते, तो ऐसा सरेंडर नहीं होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा चीज, आपने यहाँ पे कहा था दादी नानी की कहानी का आजकल बच्चे को होता नहीं है, तो कुछ मैं आपको यानी इतिहास के आप बता रहे हो, तो इतिहास का मैं भी बता देता हूं। इंदिरा गांधी जी ने एक बार कहा था, अमेरिका हमारा दोस्त हो सकता लेकिन हमारा बॉस नहीं हो सकता है। और यही बात, और इसी से मेल खाती बात हमारी पार्टी के नेता ने नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे और बड़े इनके नेता रहे, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि अगर अमेरिका हमारी आंख में आंख डाल के देखेगा तो हम भी उसकी आंख में आंख डाल के देखेंगे। लेकिन ये मोदी जी की टोरी डिक्शनरी में शब्द नहीं बैठते हैं, ऐसा हमें दिख रहा है। जो राहुल गांधी जी जब जब जो बात कहते हैं वो तब बातें जो है सच हुई है, फिर चाहे वो बात कोविड के समय पे हो, या 3 काले कृषि कानून जब सरकार के वापस लेने हो तब की हो, या फिर वो बात हो कि आज नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप की डील के सामने जो सरेंडर कर दिया है। 5 जुलाई 2025 को राहुल गांधी जी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी ट्रंप की डील के सामने जो है सरेंडर करेंगे, वही बात जो है सच हुआ है। ये डील के बारे में अगर आप देखेंगे, ऑपरेशन सिंदूर के समय पे जैसे जब सीजफायर हुआ, उसके बारे में जानकारी हमें खुद की सरकार की तरफ से नहीं बल्कि ट्रंप की ट्वीट के माध्यम से चला था। वैसे ही इस ट्रेड डील के माध्यम जानकारी जो है हमें ट्रंप के ट्वीट से मिली। लेकिन उस दिन से लेकर आज तक आप इस देश के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी से पूछ लीजिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर जी से पूछ लीजिए, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से पूछ लीजिए, किसी को टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पता, किसी को नहीं पता कि भैया हम रशिया से तेल लेंगे या नहीं लेंगे। एस जयशंकर जी कहते कि आप पीयूष गोयल जी से पूछ लीजिए, पीयूष गोयल जी कहते कि आप एस जयशंकर जी से पूछ लीजिए, यानी किसी को नहीं पता। लेकिन मोदी जी को जय जय मोदी के नारे लगाने थे, तो अपने सारे सांसद मंत्रियों को बुला के बड़ी बड़ी अखबार में फोटो खिंचवा के आपने बड़ी बड़ी हेडलाइन बनवा ली। लेकिन जानकारी आज तक किसी को नहीं पता कि ये ट्रेड डील की जो है जानकारी क्या है। राइट, इस ट्रेड डील के बारे में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें लिखी जा रही हैं, बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। 91-92 में जब मुक्त व्यापार की बात हुई, जब 91-92 में मुक्त व्यापार की बात हुई, तो उसके बाद कंपैरिजन लोगों ने इस समय किया कि क्या ये वही स्थितियां हैं, जब बाजार खुलेगा बहुत सारी चीजों पे हमको क्या फायदा होगा। इन पे बहुत सारी बातें, कंपैरिजन हो रहा है, बहुत सारी चीजों में कंपैरिजन की। यूरोपियन यूनियन से भी आपकी ट्रेड डील हुई है, ब्रिटेन से अलग ट्रेड डील हुई है, अमेरिका से अलग ट्रेड डील हुई है। तो व्यापार और रोजगार दोनों की बढ़ोतरी की तरफ लोगों की निगाह है। नाउ द बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। भैया जी, इन्होंने कहा कि सरेंडर इस कदर नहीं होना चाहिए। मैं इनको बताता हूं कि सत्ता सुख पाने के लिए बेचैनी भी इस कदर नहीं होनी चाहिए कि अपने सेना पर सवाल उठाना शुरू कर दो। सत्ता सुख पाने के लिए बेचैनी इस कदर नहीं होनी चाहिए कि अपनी मातृभूमि को गाली देना शुरू कर दो। सत्ता सुख पाने के लिए बेचैनी इस कदर नहीं होनी चाहिए कि देश के बाहर जाकर अपने लोकतंत्र को कलंकित करने लग जाओ। सत्ता सुख पाने के लिए इतनी बेचैनी नहीं होनी चाहिए कि किसी की जवानी को काल कोठरी में डालकर आपातकाल लगा दो। और ये बात करके आए हैं, अरे पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी ने सत्ता सुख के लिए अपने आप को, देश को सरेंडर करके रखा, लेकिन ये मातृभूमि की चेतना है जो आज तक ना सरेंडर हुई है ना होगी। और मैं आपको स्पष्ट बताता हूं, अरे इनके तो प्रधानमंत्री असम को बाय बाय टाटा फिनिश होके निकल गए थे कह के, लेकिन ये हमारी दूरदर्शी सोच है। जो असम में आज कुमार भास्कर वर्मा जी के नाम से ब्रह्मपुत्र के पास सेतु बनता है, आज राफेल सुखोई उतरता है, ये हमारी दूरदृष्टि है साहब। जो ट्रेड डील हो, चाहे भारत की इंटरनल सिक्योरिटी हो, हर रूप से नॉर्थ ईस्ट को जोड़ते हुए सबका साथ सबका विकास की नीतियों पे चलते हैं। और एक बार मैं कहता हूं भाई साहब, जितना हवा आज बहुत सारे लोग बैलून भी फुला रहे हैं, जितना राहुल गांधी में विश्वास की हवा भरना है भरते रहिए। वो ये गुब्बारा है जो केवल गांधी परिवार में ही उछलता फूलता रहेगा। देश की जनता ने पिन मारकर घर बैठाने का काम किया। तो ये बीजेपी की तरफ से रिस्पॉन्ड था।
वो कांग्रेस की तरफ से बात रखी गई थी। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से बढ़ाऊंगा आगे। जी, आपको एक बार चांस और। जब नरेंद्र मोदी जी से सदन में सवाल पूछा जा रहा था ट्रेड डील को लेके, तो वो लोकसभा में नहीं आए और राज्यसभा में चले गए। राज्यसभा में गए, नेहरू जी का भर भर के नाम लिया, इंदिरा जी को भर भर के गालियां दी, लेकिन जैसा आज हुआ, आप सब मुझे बताइए, इनके प्रवक्ता ने असम की बात की, सबकी बात की, ट्रेड डील पे एक चीज बताया? नहीं बताया। ऐसा ही सेम मोदी जी ने भी सदन में किया था, नेहरू जी पे बोला, इंदिरा जी पे बोला, लेकिन ट्रेड डील पे नहीं बोला। इन्होंने यहाँ पे सेना के बारे में कहा। मैं भी कहना चाहता हूं कि कुर्सी की जो है कदर इतनी नहीं होनी चाहिए कि आप शहीदों के नाम पे वोट मांगो, जैसे पुलवामा के शहीदों के नाम पे मोदी जी ने वोट मांगा था। लेकिन उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर में तमाम हमारे सैनिकों ने कहा कि हम जो है, सरकार ने हमें असहाय छोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि जब हम पाकिस्तान गए तो सरकार ने कहा कि आप जो है मतलब वहां पे जो है मिलिट्री उस पर आप हमला नहीं करेंगे। ये सदन उन्होंने कहा था कि आप जो है वहां पे उनके आतंकी उस पर हमला करेंगे, लेकिन मिलिट्री उस पर आप हमला ऑपरेशंस नहीं करेंगे। ये खुद उन्होंने कहा था। ये उन्होंने कहा था कि राजनाथ जी ने भी कहा कि जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया उसके बाद हमने डीएस्केलेशन कर दिया, यानी कि अगर वो लोग हम पे हमला करते तो हम उन पे जो है हाथ हमारे बांट दिए गए। ये खुद सैनिकों ने कहा। एक मिनट, ये जो फैक्ट एंड फिगर है उसको करेक्ट करिएगा। पहली बात तो बिल्कुल झूठ बात है ऑपरेशन सिंदूर पे। आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने और डिफेंस के बाकायदा सेक्रेटरी ने भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर चालू है, लेकिन इनके सारे बात पे आता हूं। कहता ट्रेड डील पे नहीं बोला साहब। भाई साहब, जो आप उल जुलूल बात कर गए उस पे बोले, ट्रेड डील पे भी बता रहे हैं। आपको अगर राजनीतिक मोतियाबिंद है तो मेरी गलती नहीं है। पीयूष गोयल जी के सोशल मीडिया से लेकर सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे पूरी बकायदा 2 नोट उपलब्ध है। पीयूष गोयल जी ने हर मीडिया को बताया है, लेकिन झूठी गुमराह करेंगे तो गलती नहीं। साहब, मैं एक बात आपसे स्पष्ट पूछता हूं। ये कहते हैं कि भाई साहब सेना की वीरता पे बात कर रहे हैं, ऐसी क्या मजबूरी पे बात कर रहे हैं? आपको कौन सी मजबूरी थी? 26/11 जब हुआ, कैको ने पाकिस्तान पे हमला किए, कौन चूड़ी बांध के रखा था? तुष्टिकरण इतना प्यारा कि पाकिस्तान पे चूहा छोड़ने की हिम्मत नहीं करते थे। और मैं आपको स्पष्ट बताता हूं, ट्रेड डील पे बात है ना साहब, ये बोतल है। अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका कह रहा है बांग्लादेश को कि इस बोतल में जो पानी है तुम हमसे खरीदो और पैक्ड करके वापस हम तुमसे 0 टैक्स पे खरीदेंगे। अरे इतनी मूर्खता वाली ट्रेड डील भारत करने जाएगा क्या? आप पानी बेचो 100 रुपए में, बाद में आपको यही लेबल करके बांग्लादेश भेजेगा, आप 100 में 50 हटा दोगे। तो भारत के अर्थशास्त्री हो, भारत के इकोनॉमिक के लोग हो, चाहे भारत की फाइनेंस मिनिस्टर हो, इतना बेवकूफ नहीं है सर। आप गिवन ये बहुत चांसेस ना। तो समाजवादी आपका यू विल गेट अ चांस, आपका यू विल गेट अ समाजवादी पार्टी। आज अगर हम बात करें पिछले तकरीबन 12 सालों में मोदी जी ने सबसे पहले जब प्रधानमंत्री बने तो किसानों के पास सबसे पहला उन्होंने लैंड एक्विजिशन बिल 2015 लाना चाह रहे थे। पूरे देश की जनता ने विरोध किया और मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद तीनों जो है कृषि काले कानून लेके आए, उसका पूरे देश की जनता ने विरोध किया, अंत में मुंह की खानी पड़ी। इसके अलावा आपने देखा होगा जो ट्रेड डील हो रही है उसे बता नहीं रहे। और सोचो, एक हमारा प्रधानमंत्री जो 56 इंच का सीना की बात करता है और संसद के अंदर जो है महिला सांसदों डरता है। मुझे बताइए, अगर बता नहीं रहे हैं, मुझे बताइए, एक मिनट, मुझे ये बताइए। मैंने आपको संजय यादव, आपको यू विल गेट द चांस। अगर बता नहीं रहे हैं तो आप दोनों को पता कहां से चल रहा है? बता रहा हूं। एक चीज और देखिए, अब जो ट्रेड डील के बारे में जो जानकारियां आई अभी, जो भारतीय, अब आप आ गए, आपने बिल्कुल यू हैव करेक्टेड। अब आपने करेक्ट किया, जो जानकारियां आ रही हैं। मैं बता रहा हूं। आप ये वही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि ये अमेरिका के द्वारा जानकारी मिल रही है हमें। हमारे यहाँ सीज फायर होगा, अमेरिका बताएगा। हमारे यहाँ ट्रंप बोलता है कि मोदी जी आपको तेल किससे खरीदना है ये मैं डिसाइड करूंगा। आप बताओ, देश की जो है संप्रभुता को आपने गिरवी रख दिया। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है देश के लिए? आप कल्पना करिए, हमारे देश का प्रधानमंत्री पाकिस्तान जा सकता है लेकिन हिंदुस्तान की संसद में नहीं रह सकता है, उसको डरता है वो। राइट। ये अब पूरी तरीके से इनके एजेंडे को समझने का प्रयास कीजिएगा। इन्होंने कहा गिरवी रख दिया, ये आज से कुछ साल पहले इन्होंने कहा 3 बार मोदी जी को वापस लेना पड़ा, लेकिन वही 3 बार जनता विश्वास कर उनको प्रधानमंत्री बनाई और आपको विपक्ष में खड़ा रखी है। ये कहते हैं एजेंडे की बात। आज से कुछ साल पहले इन्होंने एक एजेंडा सेट
सेट किया। चौकीदार चोर है, पूरा देश चौकीदार बनकर प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। बिहार में एजेंडा सेट किया, वोट चोर गद्दी छोड़। बिहार की जनता ने कहा कांग्रेस और राहुल गांधी बिहार छोड़, अब यह कह रहे गिरवी रखा बेचा। देश की जनता कहेगी जिसने भारत के बीते सालों को बेच दिया, वैसे कांग्रेसी देश दो ही राहुल गांधी को। 10 सेकंड के लिए प्लीज कम टू दिस साइड। जी बिल्कुल, यू विल गेट चांस। बताइए, यू विल गेट चांस। अभी अमेरिका ने 3 अधिकारियों को नियुक्त कर रखा है निगरानी रखने के लिए कि भारत किससे पेट्रोलियम खरीदेगा। आप सोचिए किसके ऊपर नजर रखी जाती है, किसके नजर रखी है? जो चोर होता है। आप सोचो जिस तरीके से हमारे देश की संप्रभुता को जो है गिरवी रखने का काम किया है। आज सोचो 3 लोगों को, आप सोचिए 3 लोगों को नियुक्त कर रखा है कि भारत अगर रसिया से अगर जो है तेल खरीदेगा उसके ऊपर हम 25% का टैरिफ लगा। अच्छा ये बात नहीं ये बताइए, अभी तक हिंदुस्तान के इतिहास अभी तक हम तेल कहां से खरीद रहे थे? अभी तेल कहां से? अभी हम जब कहीं से खरीदे वो हमारा डिसीजन है। चंचल यादव जी, ये बात आपको बतानी चाहिए पूरी। जब जियो पॉलिटिक्स में दुनिया भर में क्राइसिस है तो तेल हमने वहीं से खरीदा जहां से हम खरीदना चाहते थे। चाहते हैं वो हम तो ये किसने, ये फैसला कौन ले रहा था? तो ये डिसाइड करेगा। तो ये कौन फैसला ले रहा? तेल आप खरीद रहे थे रशिया से, ये डिसाइड करेगा देश का प्रधानमंत्री। तो ये उसी ने डिसाइड किया था ना। चंचल जी, जब कॉपी चेक करिए तो नंबर वहां जरूर दीजिए जहां देना है, जहां देना। जी आया जी। कांग्रेस पार्टी ने कहा प्रधानमंत्री लोकसभा नहीं आए, प्रधानमंत्री लोकसभा नहीं आए, राज्यसभा चले गए। क्यों गए? यह महत्वपूर्ण है क्योंकि आप लोकसभा को शाहीन बाग बना दिए थे। आप महिलाओं को आगे करते हो, क्या आपका समझ है? रही बात इन्होंने कहा कांग्रेस का किसान की बात, अरे 22 में उत्तर प्रदेश और पंजाब में चुनाव था, किसान आंदोलन था। 27 में चुनाव है, किसान आंदोलन की तैयारी है। और उसी किसान आंदोलन के आंदोलन जीवी ने कहा था कि पिच बनाना तो हमारी जिम्मेवारी थी, खेलना अखिलेश यादव और कांग्रेस को था। तो आप पिच बनाने के लिए कांग्रेस से अपने प्यादे मत बिठाओ, सामने से लड़ो, ये लोकतंत्र का मंच है। दूसरी बात ये आप बात कर रहे हो किसानों की, मैं अभी आते आते एक डेटा लेकर के आ रहा हूं। इन्होंने कहा किसानों की आय दुगुनी नहीं हुई, अभी मैं देख करके आ रहा हूं 2013-14 में, सारे लोग सुन लीजिए, 2013-14 में धान से गेहूं नहीं निकलता। अपने इकोसिस्टम वाले को बता देना। मुद्दे पे आओ क्योंकि आज वो भी बता रहे हैं किसान आप समझ गए होंगे, इसीलिए मुद्दे पे आइए जी। धान 2013-14 में एमएसपी पे खरीदा गया 1,40,000 करोड़ का, और इस साल 2023-24 में वो खरीदा गया 3,45,000 करोड़ का। बताइए कितना दुगुना हुआ। गेहूं, अरे मैं भी खेती करता हूं भैया, आप सुन लीजिए सर, मैं बिचारों की भी खेती करता हूं। एक मिनट जरूरी है, ये भरम फैल, ये भरम चलेगा नहीं, ये भरम नहीं चलेगा। गेहूं 1,35,000 करोड़ का इन्होंने किसानों को दिया, आज मोदी सरकार 3,65,000 करोड़ दिया। कितना दुगुना हुआ। दूध जो कोऑपरेटिव से होता है, देखिए अभी सारे उबलेंगे क्योंकि मैं फैक्ट रख रहा हूं। दूध सुन लीजिए, दूध 3,05,000 करोड़। व्हाट्सएप नहीं, गूगल कर लीजिए आप सब, यही मैं यही हूं। गलत होऊंगा कल से ये मंच पे नहीं दिखूंगा। प्रतीक जी, इनको समझाओ गेहूं मैं पैदा करता हूं। आपको बताऊं, 1 कुंतल गेहूं, 1 बीघे गेहूं की इसमें कॉस्टिंग तकरीबन 12 से 13 हजार रुपए आ रही है। जो लागत पहले 2,500 से 3,000 आती थी, जिस समय की बात कर रही है, आज के समय में डाई से लेकर के पेट्रोल से लेकर डीजल से लेकर के जो कॉस्टिंग बढ़ गई है उसकी बात करो। आप गन्ना की बात कर ले, मैं आजमगढ़ जिले से आता हूं। गन्ना के जो हमारे किसान हैं उनकी गन्ना अभी भी 3 हिस्सा खेतों में पड़ी हुई है, जिनकी पर्चियां दिसंबर में आई थी, उसके बाद जनवरी बीत गया, पर्चियां अभी नहीं आई है। लोग अपने खेतों में गन्ना लिए पड़े हैं, और वहां का जो है अधिकारी, मैं कई बार पर्सनली बात कर चुका हूं, जीएम से लेकर के कई बार ज्ञापन लोग दे चुके हैं, लेकिन ये सरकार केवल किसानों के साथ भेदभाव कर रही है। और मैं बता दूं, आप जो डंका पीट रहे थे अभी, 210 रुपए जब 2012 में मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी बने, 190 रुपए प्रति क्विंटल गन्ना का रेट था। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उसे बढ़ा करके 330 रुपए तक पहुंचा। राइट, टेकिंग योर पॉइंट।
पॉइंट जी। देखिए बहुत बात हो गई गन्ना को, गेहूं को, सब मामले पे, कपास। आज मैं बात करूंगा कपास पे। मुझे मालूम है कपास पे बात करेंगे आप। बिल्कुल कपास पे बात करूंगा। खाली इनके एमएसपी के बारे में इतना ही कह दूंगा कि ये भी गूगल करके लोग देख लें कि जो तमाम फसलें जिनकी एमएसपी घोषित है उसमें कितना प्रतिशत एमएसपी मिल पा रहा है किसानों को। इस समय कपास का मैं पूछ रहा हूँ, इस समय कपास का एमएसपी कितना है? सर मैं मेन मुद्दे पे आ रहा हूँ सर, आपके कपास वाले मामले पे। मैं लगभग मैं बता देता हूँ 7,741 या 780 के आसपास से लेके 8,110 के आसपास है। और ये जो इंक्रीज है लगभग 558 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से है इंक्रीज पिछले साल से इस साल। अब मैं बताता हूँ सर। हाँ। भारत दुनिया में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। हम दुनिया में सबसे ज्यादा कपास जो है उत्पादन करते हैं, नंबर 1 कंट्री है। लेकिन अब सोच के देखिए कि हम उसके साथ साथ कपास के सबसे बड़े निर्यातक भी है। कपास का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन करते हैं, निर्यात भी करते हैं। और हमारा कपास का सबसे बड़ा खरीदार कौन है? हमारे कपास का सबसे बड़ा खरीदार बांग्लादेश है, फिर वियतनाम आता है, फिर दूसरे अन्य देश आते हैं। अब आप सोच के देखिए कि जब ट्रेड डील में इस प्रकार की शर्तें लगा दी जाएंगी कि आप जैसे बांग्लादेश को दे दिया गया सर कि वो सीधे सीधे अमेरिका से कपास खरीदे और वो उसको 0% का लाभ मिलेगा। भारत उस तरीके में हम लोगों को दोहरे नुकसान की स्थिति बनेगी। हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री हम लोगों को देखना पड़ेगा कि टेक्सटाइल एग्रीकल्चर के बाद दूसरा सबसे बड़ा इंडस्ट्री है भारत में, जिसके ऊपर कम से कम 5 करोड़। टेक योर पॉइंट। मैं आ गया। देखिए एक शब्द है अंग्रेजी का आइसोलेशन, यानी बहुत एकांत के साथ या एकांतिक होकर दुनिया में आप नहीं रह सकते। अगर तुम्हारे समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है बेटा, जरूर जाके समझाना, पिताजी को समझाना। एकांतिक होकर नहीं रह सकते। जहां तक टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं, आपको वियतनाम से टक्कर इस समय लेनी है, तो आप ये सोचे कि हम अपने यहां तो सारी की सारी रियायतें लेंगे लेकिन दूसरे देश को रियायतें नहीं देंगे, तो ये संभव है ही नहीं। चाहे ये सरकार हो चाहे कोई और सरकार आ जाए, बिल्कुल एग्जैक्टली ऑन द सेम पैटर्न आप काम करेंगे। या कोशिश ये होगी कि हमारे पास देश की जनता का जितना अधिकार सुरक्षित हो सकता है वो सुरक्षित किया जाए, बस बात इतनी है। लेकिन सवाल क्या है, किसी ने कहा कि किसान आंदोलन फिर से खड़ा करने की एक तरह की चीजें, कोई भी आंदोलन खड़ा किया जाए, क्योंकि जब तक आंदोलन खड़ा नहीं होगा मामला बनेगा नहीं विपक्ष का। तो वो ये स्थितियां हैं। सवाल ये है कि सारी चीजें फैक्ट्स एंड फिगर के साथ अगर रखी जाएं तो समझ में आता। लेकिन हां, जहां अधिकार सुरक्षा की बात है, यकीनन उसमें बहस होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। जो से सिलेंडर चिल्ला रहे हैं, अरे सिलेंडर तो तब होता ना कि हम कहता, भारत आज कहता मेरी सरकार गिर जाए लेकिन मैं डील करूंगा। लेकिन आपने 2008 में क्या कहा? मेरी सरकार गिर जाए लेकिन हम एटॉमिक डील करेंगे अमेरिका के साथ। कम्युनिस्टों ने अलग कर दिया, नोट लहराए गए संसद में, आप सरेंडर थे अमेरिका के सामने, आपने सरकार गिराई। कौन सी फाइल जब्त था? कौन सी फाइल? जिस मनमोहन सिंह सरकार को रिमोट कंट्रोलर कठपुतली वाले लोग कहते थे ना, उसी का करारा जवाब है ये। उस समय मनमोहन सिंह चाहते थे कि वो अमेरिका के साथ परमाणु व्यापार हो, परमाणु समझौता हो, 1, 2, 3 एग्रीमेंट। तमाम लोगों ने नौ तरह किया। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल समर्थन में थी, बीजेपी तो समर्थन में थी मनमोहन सिंह के, कम्युनिस्ट पार्टी समर्थन में नहीं थी, लेकिन देश हित में मनमोहन सिंह ने वो निर्णय लिया। भले ही सरकार, आपसे भी यही उम्मीद है कि देश हित में आगे बढ़ रहा, समर्थन कीजिए। भय भूख भ्रांति भक्त, अब रुके नहीं, अरे कठपुतली अगर नहीं होते तो फिर ये क्यों कहते हैं, आज क्यों कह रहे हो सर? राइट, वेरी क्विक। फिर उसके बाद पवन जी ये यहाँ पे बड़ा, यहाँ पे मनमोहन सरकार पे कह रहे हैं। एक झूठ जो है निर्मला सीतारमण जी ने सदन में भी बोला था कि 2013 में चौकेन वाला उसको जो उदाहरण दिया था और उसका तभी का तभी फैक्ट चेक हो गया। पता चला कि 2013 में WTO का हमने बाली में एक एग्रीमेंट हुआ था। उस एग्रीमेंट के लिए यूएस, यूरोप जैसे बड़े बड़े विकसित देश भारत पर दबाव बनाना चाहते थे, लेकिन भारत उस समय पर रुका नहीं, अपने किसानों के अधिकारों के लिए लड़ता रहा और भारत की जीत हुई। आज इन्होंने क्या किया? अभी यहाँ पे बॉटल का उदाहरण दे रहे थे, उस उदाहरण पे भी बोलना चाहूंगा। आपको अपने खुद के मंत्री का बयान पढ़ना चाहिए। पीयूष गोयल जी ने सदन में कहा था और मैं यहाँ पे दिखाता भी हूँ, स्टेट्समैन ने और तमाम अखबारों ने डाला भी है।
जो आप ये बॉटल वाला उदाहरण दे रहे हो ना, पीयूष गोयल जी ने क्या है कहा है कि इंडिया यूएस की इंटरम ट्रेड डील में वो जो बांग्लादेश को बेनिफिट मिला है वो बेनिफिट भारत को भी मिलेगा। यानी आज ट्रंप ने भारत के लिए आगे पड़ेगा ये कहा नहीं लेगा उसमें ये लिखा आज भारत के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली है। यानी अगर हम अमेरिका से कपास लेते हैं तो हमारे देश के जो हमारे फार्मर्स हैं उनके लिए जो है हानिकारक होगा, लेकिन अगर हम जो है कपास नहीं लेते तो हमारे देश की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बर्बाद ये सरकार कर देगी। भैया जी कहावत है, अजगल गगरी छलकत जाए, आधा अधूरा ज्ञान लेके बोलते हैं। एलिमिनेट और रिड्यूस दोनों में डिफरेंस समझना होगा। पीयूष गोयल जी का स्टेटमेंट अब इनको याद आ रहा है, पूरा पढ़ लेते तो झूठ परोसते नहीं। आप भारत के ही सरकारी सेक्रेटरी हैं मिस्त्री जी, उन्होंने बकायदा अपने रिपोर्ट, शशि थरूर जी जो एक्सटर्नल कमेटी के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है, भाजपा के तो सांसद नहीं है साहब, लोकतंत्र के मंदिर के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है, उनको रिपोर्ट सबमिट किया है। अगर आपको इस देश के लोकतंत्र के अस्तित्व पर विश्वास नहीं है तो केवल जोश सूरज के स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए देशद्रोही राहुल गांधी आते हैं। पवन जी अब ये मुझे बताइए, अब घूम फिर के मैं एकदम आखिर में आ गया, मैं घूम फिर के आखिर में आ गया हूं। अर्थशास्त्री इनको सुनो, अरे बहुत दिनों बाद तो तुम्हारे दिन अच्छे आए थे, क्यों खराब कर रहे हो अपने? हाँ जी प्रतीक का जी भाई दो तीन चीजें समझिए। बोलिए। कपास का जो दरअसल ये पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू है। हाँ। आप व्यापार पे अभी बात कर रहे हैं, कपास को आपको समझना पड़ेगा। हम लोग जिस कपास की बात करते हैं और जो दरअसल इसमें क्रक्स क्या है, क्रक्स ये है कि अमेरिका के कॉटन के इंपोर्ट पे बात हो रही है। देखिए ये बातचीत कि वहां से जो आयात केंद्र में ये है। हाँ जी, हम लोग जो अमेरिका से आयात करते हैं या अमेरिका जो कपास पैदा करता है वो हम नहीं करते जी, वो हम नहीं करते जी। तो जो मतलब जो कपास वो पैदा करता है अमेरिका, वो कपास हम यहाँ पे पैदा नहीं करते, उसको बोलते हैं। देखिए अमेरिका पैदा करता है, पेरू पैदा करता है, ब्राजील पैदा करता है, ऑस्ट्रेलिया पैदा करता है, चाइना पैदा करता है। हाँ जी, समझो भाई, आप समझने की कोशिश करो। हाँ जी, हम वो कपास पैदा नहीं करते। हाँ। एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल बोलते हैं उसको। अच्छा, बहुत टेक्निकल बात है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा समझाने के लिए मैंने आपको तो इसीलिए बुलाया था कि जो बात समझ में नहीं आ रही वो बात समझ में आनी चाहिए। अरे गिरधारी समझ लो बेटा, काम आ जाएगा। हाँ जी। सो हम 32 मिलियंस कपास जो हम लोग पैदा करते हैं, उसमें से सबसे जिस हाईएस्ट ईयर में जो हमने आयात किया है वो 4 मिलियन बेल्स किया है जी। एक बेल का मतलब समझते हैं 170 केजी कपास। 170 केजी कपास का मतलब आप समझिए कि आप 250 बेडशीट बन सकता है, 200 जीन्स बन सकता है, और करीब आप समझिए कि 4500 के आसपास मौजे बना सकते हैं। मैं आपको बेल्स इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि जो मापक है, जो माप है, मेजरमेंट है, वो उससे का मतलब क्या होता है? बेल्स में है जी। तो जीन्स सबसे पॉपुलर है ना। हाँ। तो 170 केजी हमारे यहाँ पैमाना 170 केजी है, अमेरिका में पैमाना 200, मतलब वेस्टर्न मार्केट में 220-30 केजी के आसपास। जिस कपास की आप बात करते हैं, जैसे हिंदुस्तान में अभी मैं कह रहा था समाजवादी पार्टी के अपने मित्र हैं उनसे कि यहाँ तमिलनाडु में पैदा होता है बहुत छोटा सा, महाराष्ट्र में पैदा होता है बहुत छोटा सा। तो जिस कपास की बात हम लोग कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन मैं आपके लिए छोड़ूंगा, मैं केवल फैक्ट पे बात कर रहा हूँ। आप बिल्कुल फैक्ट पे बोलिए, मैं बाकी बातें कर लूंगा। अमेरिका से जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं वो कपास हम लोग पैदा नहीं करते हैं, और जो करते हैं वो बहुत ही न के बराबर है। इससे मार्केट डिस्टॉर्ट होगा। अच्छा दूसरा समझिएगा, ये कोटा बेस्ड है। आपने सब कुछ नहीं अमेरिका को दिया है अभी। हाँ। एक तो उस दिन मैंने आपको बताया था कि ये इंटरिम है, दूसरा कोटा बेस्ड है। हाँ। आप मार्केट जब डिस्टॉर्शन का, इसमें से मार्केट डिस्टॉर्शन का पोटेंशियल है, लेकिन क्योंकि कोटा बेस्ड है तो कोटा बेस्ड है, तो ऐसा नहीं कि कोटा बेस्ड मतलब कि कब हमें कितना लेना है, कहां पर रोकना है। हाँ, तो ये इसमें एक बचाव का एक तरीका मौजूद है। हाँ। साथ ही साथ जो मैंने आपको बोला वो जानिएगा, पूरी दुनिया में जैसे उसको पीमा कॉटन बोलते हैं, इजिप्शियन कॉटन बोलते हैं। हाँ, एक इजिप्ट भी बनाता है एक्स्ट्रा लॉन्ग, वो उस क्वालिटी की कैटेगरी का ना हमारे पास कोई कपड़ा है, ना हम कॉटन वो बनाते हैं, ना हमारे पास है। आप देखेंगे उन बाजारों में तो आपको दिखाई देगा कि हमारे यहाँ जो कपड़ा बनता है और जो उनका बनता है उसमें आसमान जमीन का फर्क है। यानी अगर हम उनसे वो कॉटन लेते हैं तो हम वो कपड़ा बना सकते हैं। अभी भी लेते हैं, हम लेते हैं, मुझे मालूम है, बहुत कम है। जो ऑस्ट्रेलिया से हम लेते हैं, यूएसए से लेते हैं, तो वही 3 हम लोग ब्राजील से लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया से लेते हैं और अमेरिका से लेते हैं जी। तो
तो वो मात्रा उसकी बहुत छोटी है। तो जो हम लोग जो बात करते हैं उसमें टेक्निकलिटी में जब आप डेटा पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा, जो उसको बोलते हैं ईएलएस कॉटन, जो ईएलएस कॉटन है वो उसमें हम लोग हैं ही नहीं, हम उस गेम में नहीं हैं। हम पूरी दुनिया में ज्यादा कपास पैदा करते होंगे। अब फैक्ट में बता देता हूं, लेटेस्ट डेटा के हिसाब से चाइना सबसे बड़ा कपास का उत्पादक है, हम दूसरे हैं। अच्छा, राइट ना? तो ये कह रहा हूं कि वो हमारे जो कॉटन की क्वालिटी है ना, वो पूरी दुनिया में हम पैदा ज्यादा करते हैं, वॉल्यूम ज्यादा है, लेकिन जो क्वालिटी है वो पूरी दुनिया में के मुकाबले हम लोग बहुत अच्छा बनाते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, इस बात से कि अमेरिका यहाँ पे डंप कर देगा, मुझे लगता है कि अभी उसकी संभावना नहीं है। नहीं जी जनाब। सबसे पहली बात तो जो मैं पीयूष गोयल जी का कह रहा था, ये मेरे पास द हिंदू की रिपोर्ट है, उनका आर्टिकल, उसमें लिखा हुआ है इंडिया टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स टू यूएस विल गेट सेम बेनिफिट एज द बांग्लादेश, सेज द पीयूष गोयल। और यहाँ पे आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा। दूसरा, अभी 2024 से 25 का जो हमारा ईयर था उसमें हमने कितना एक्सपोर्ट किया था? हमने 10.5 बिलियन हमने जो है कॉटन का जो यान था हमने एक्सपोर्ट किया था पूरी दुनिया में, जिसमें से 45.9% हमने जो है बांग्लादेश को एक्सपोर्ट किया था। अब ये खबर आ रही है कि बांग्लादेश भारत से नहीं बल्कि यूएस से कॉटन लेगा। तो वही बात हम लोग कह रहे हैं जो मैंने अभी पहले कहा था, और वही बात जो राहुल गांधी जी ने सदन में कहा था कि भैया कि आज ट्रंप ने हमारी जो है आगे कुआ पीछे खाई वाली स्थिति कर दी है। लेकिन जब से राहुल गांधी जी ने ये सवाल जो है सरकार से पूछा, तब से ये सरकार पूरी तरीके से बौखला चुकी है। इसलिए सवाल 2-3 बात भैया जी समझने की पूर्ण रूप से आवश्यकता है। पहली बात तो ये, जो आज देश के लिए इतना चिल्ला रहे हैं ना, बीते 55 सालों में अगर देश को इतना सशक्त बना दिए होते आप लोग तो आज इतना मेहनत हमें नहीं करना होता। जो गड्ढे आप लोगों ने खोद के गए थे, अपना याद कर ले इतिहास, फिर यहां पे बकर बकर करना। दूसरी बात मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं साहब, ये जो कह रहे हैं कि बांग्लादेश पे जीरो करके कर दिया, ये वही अमेरिका है ना जो वो कहता था कि तेल के बारे में, और हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर जी ने कहा था कि भारत यह डिसाइड करेगा कि उसे तेल कहां से खरीदना है। जब भारत को यह स्वतंत्रता है तो कोई भी देश को हो कि वो कहां से कपास खरीदे, कहां से बेचे, लेकिन भारत को इतना पता है कि कोई भी ऐसा डील नहीं कर सकते जिसके भारत की पुरुषार्थ पे सवाल हो। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट करता हूं, आपकी उस समय कहां चल गई थी देशभक्ति? अरे छोटी चीज पे बात करता हूं, ट्रेड डील तो आम जनता तक जब आएगा तब समझ में आएगा। अरे शौचालय लोटा लेके लोग जाते थे, शौचालय तक नहीं दिया, ट्रेड डील। अरे किसानों को ग्रीन कार्ड नहीं दिया, ट्रेड डील। एम्स से लेकर 16 एम्स नहीं दिया, ट्रेड डील। और मैं स्पष्ट बताता हूं प्रतीक भैया, आपको भी पता होगा, आपका नाम प्रतीक है, मिस विश्वास, जनता के विश्वास है आप। इन लोगों को नाम से भी बहुत दिक्कत है। अरे हम तो वो साहब है साहब जो भारत की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाकर विकास। समाजवादी पार्टी बीजेपी का नारा है मेरा झूठ सबसे मजबूत। ये इतने बड़े झूठे लोग हैं। आप मुझे बताओ, जब देश आजाद हुआ, आजादी के बाद सारे प्रधानमंत्रियों ने मिलकर के 55 लाख करोड़ का कर्जा लिया था। ये 18 घंटे मेहनत करने वाला प्रधानमंत्री 225 लाख करोड़ कर्जा लेकर के देश को गड्ढे में डाल दिया है। ये क्या बात करेंगे? दूसरी बात, किसानों की आय दोगुनी करने वाले किसानों की लागत दोगुनी कर गए। आज हालत ये हो गई है, हमारे साथी बता रहे थे कि जो है लागत क्या आती है। मैं लागत बताना चाहता हूं भाई मेरे, गन्ना किसानों से लेकर के, गेहूं से लेकर के, धान से लेकर के, हालत ऐसी खराब हो रही कि लोग गन्ना बोना कम कर देंगे। ये हालत कर दिया सरकार ने। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, हमें दुख इस बात का है भैया जी कि आप बताओ, हमारे देश की जो है व्यवस्था को लेकर के एक देश का राष्ट्राध्यक्ष निर्णय लेता है। ये बताओ तुमको ये करना है, आपको ये करना है। मैं ये झूठ फैला रहे हो, कौन सा निर्णय लिया? 3 साल तक चिल्लाता रहा यूरोप। देखो सीप के बाराती बारात में जाओ, यहाँ मत चिल्लाओ। अरे सुनिए, मैं सुनता है भैया, सीप के बाराती वाली हरकत मत करो, थोड़ा सा दूर हो जाओ। सुन, हाँ बता रहे, अरे बोल, सुन तो लो। अरे ये वैक्सीन, अरे वही ये वैक्सीन लगाने से नपुंसक कराने वालों, अरे क्या अब सुनने दीजिए ना। अरे आप तो कोरोना वैक्सीन लगा के नपुंसक हुए कि नहीं? भैया जी एक बात मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं, आपने जो मुझसे आपने जो मुझसे 2 लाख रुपया का कर्ज लिया है, कब दीजिएगा? आपने 2 लाख लिया है ना मेरे से, कब दीजिएगा? अरे झूठ का कोई अंत है क्या? कुछ भी झूठ आके बोल दोगे। हरदीप सिंह पुरी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्ट कहा था कि ईमेल जो है लिंकेड के उससे गया, कोई लेना देना नहीं। राहुल गांधी का एक ही एजेंडा है, गुमराह करो और किसी तरह सत्ता छीन। राइट जी, हाँ जी, जाके पीते हैं और यहाँ झूठ बोलते हैं। आज ऑफिस जल्दी बंद हो गया क्या? टीवी पे आज ऑफिस जल्दी बंद हो गया क्या? अरे ऑफिस जल्दी बंद हो गया क्या? इन्होंने कहा कि
किसान की आय डबल हो गई। इनसे पूछिए कि किसान का लड़का आज भी किसानी करने को मजबूर है कि नहीं। किसान का लड़का आज भी किसानी कर रहा है, क्योंकि जब वो कल पेपर देने जाता है डॉक्टरी का, नीट पेपर लीक हो जाता है, आरओ लीक हो जाता है, लड़का घर से बोरी बोरी आटा चावल लेके जाता है कि एग्जाम निकालेंगे, एग्जाम नहीं निकलता, वही लड़का वापस आके फिर खेती करता है और ये कहते मैं किसान का लड़का हूँ। आराम से, पहले आराम से। हाँ जी, हाथ छोड़िए ना सर। हाँ सर, मैं बड़ी न्यूट्रल सी बात कहना चाहता हूँ। ये तो सारे के सारे जो है पॉलिटिशियन पार्टी के या अपनी पार्टी का एजेंडा लिए चलते हैं। सर, सबसे बड़ी बात है, डील जो होती है दो आदमियों के बीच में होती है, और डील में अमेरिका ने कोई इंडिया को पालने का ठेका नहीं लिया है, तो वो बराबरी पे डील करेगा। जब बराबरी पे डील होती है, कुछ ना कुछ गिव एंड टेक होता है, कुछ हमें देना पड़ेगा, कुछ उसे देना पड़ेगा। ये सोचें कि सारा का सारा हमारी शर्त पे हो जाए, होगा ही नहीं। मैं ये नहीं कहता कि गवर्नमेंट ने कितना, मतलब इस डील के बारे में, मैं डील की पहली तो बात यह है कि सूत ना पूनी जुलाई से लट्ठम लट्ठा। अरे अभी डील को लागू होने दीजिए। कई बार क्या होता है कि कानून बन जाता है लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन कुछ और ही हो जाती है। मैं किसान का बेटा हूँ और किसान हूँ। आप मुझे देख के कह सकते हैं मैं किसान हूँ? बिल्कुल आप किसान हैं, आप कह रहे हैं तो मैं मान लूं किसान है। नहीं, देख के कोई नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? किसान के बच्चे को क्या पहनने का तैयार नहीं है कोट? आज ये स्थिति है किसान की। कांग्रेस शासन में 300 रुपए 400 रुपए क्विंटल गेहूं बिकता था, आज 2200-2400 रुपए मध्य प्रदेश में बिक रहा है। मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ। 4 गुनी कमाई किसान की बढ़ी हुई है। हर महीने 2000 रुपए सरकार दे रही है। गेहूं, मसूर, सबके दाम 4 गुने बढ़े हैं। आज अभी बस फिर होगी मुलाकात।